बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कितनी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है, 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी वन बाय वन रीड करते हैं। ठीक है, ये है एक्सटर्नल टेम्परेचर। ये क्या है? एक्सटर्नल टेम्परेचर यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर। ठीक है, और ये है टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। ये क्या है? टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इसके बेसिस पे कि बाहर का जो टेम्परेचर है उस पे हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है, उसके बेसिस पे 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब वो 3 कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले वो जो हालात के साथ क्या हथियार डाल देते हैं। ठीक है, हालात के आगे क्या डाल देते हैं? हथियार डाल देते हैं, और जैसे हालात है उसी हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं? बोलो, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी बाहर का टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेगा ये अपने बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करेंगे? वैसे वैसे चेंज करने लग जाएंगे। यस और नो? तो बाहर का टेम्परेचर चेंज करेगा ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। अब मिडनाइट में टेम्परेचर कितना पहुंच गया? 15 डिग्री सेल्सियस, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, और ये बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करने लग जाते हैं? चेंज करने लग जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है, व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसका रीजन है, बहुत स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अभी जस्ट मैं टचअप दे रहा हूं कि 3 कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसे हम बोलते हैं क्या? कन्फॉर्मर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? कन्फॉर्मर्स। क्या होते हैं बेटा? ये कन्फॉर्मर्स। ये कौन सी कैटेगरी है? कन्फॉर्मर्स। ठीक है, कन्फॉर्मर्स आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड द इनसाइड बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद आउटर एनवायरनमेंट। जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से क्या करने लग जाता है? चेंज करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दूं तो इस वक्त इस रूम का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 38 तो होगा। ठीक है, इस रूम का, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टिल कितना है? बोलो, 37 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं 18 पे एसी चला दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इस कमरे का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कैसा रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता। ठीक है, तो तुम इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तुम लकी हो। तुम क्या हो? लकी हो इस चीज में। ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरह हर कोई लकी नहीं है। Approximately 99% of the organisms present on this earth are not able to maintain their body temperature, and their body temperature changes with ambient environment temperature. उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या होता है बेटा? चेंज होता है। यस और नो? निधि, ये बात समझ में आई बेटा? क्या बोल रहा हूँ मैं? तुझे आई बेटा? ठीक है, तो क्या हो रहा है इन ऑर्गेनिजम्स के साथ? क्या हो रहा है? बड़ी ज्यादती करी है ऊपर वाले ने। ठीक है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे। गरीब किस्म के लोग हैं। कैसे हैं? गरीब किस्म के लोग हैं। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, मतलब समझ रहे हो? उसके हिसाब से स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे अपने आप। ठीक है, हालात इन्हें जहां ले जा रहा है वहां ये चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोग अमीर किस्म के लोग हो। अगर इकोलॉजिकली देखा जाए तुम्हें, तो तुम कैसे लोग हो? अमीर लोग हो। कैसे लोग हो? अमीर लोग हो। इकोलॉजी के हिसाब से तुम लोग बहुत अमीर हो। क्यों हो? उसका रीजन दूंगा मैं। ठीक है, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग गरीब नहीं है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। इकोलॉजी के हिसाब से कोई भी ह्यूमन बीइंग गरीब नहीं है। ठीक है जी, अब वो कैसे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए कन्फॉर्मर्स, और ये क्या हो गए? रेगुलेटर्स। क्या हो गए? रेगुलेटर्स। They can maintain their body temperature. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। अभी मैं एक बच्चे को सजा दे दूं, उसने बहुत गंदी हरकत करी क्लास में। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई सजा के लिए रेडी नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी मैं दे दूं सजा
कि तुझे बाहर धूप में खड़ा होना है कम से कम 3 घंटे, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर तुम्हें पता ही है अभी कितना हो रहा है, कितनी ज्यादा गर्मी है, उसे बाहर मैंने खड़ा कर दिया, तो बाहर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस होगा, बट उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो थक जाएगा बहुत जल्दी, खड़े खड़े वो बहुत ज्यादा थक जाएगा, आधे घंटे में उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और वो स्वेटिंग करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? स्वेटिंग करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और उसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना रखना है 37, तो स्वेटिंग करेगा। स्वेटिंग की वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी की सरफेस जो होगी वो क्या होगी, कूल डाउन होगी। क्या होगी? कूल डाउन होगी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कंटिन्यू अगर हम उसे उसी कंडीशन में रखेंगे तो हो सकता है कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाए। क्यों होता है ऐसा? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। क्या है ये? हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हर किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, लेकिन ऊपर वाले ने हमें इतना एनर्जी दिया है कि हम आराम से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अप टू अ लिमिट इन द सेंस कि जब तक हमारी बॉडी में जान है, जान इन द सेंस हमारी बॉडी में एनर्जी बाकी है, तब तक हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। एक बार जैसी हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई तो फिर या तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा। वो एक्सट्रीम केस है, वो एक्सट्रीम केस है। लेकिन नॉर्मली ऊपर वाले ने हमें कैसा बना के भेजा है, अमीर बना के भेजा है। हमारी बॉडी में इतनी सफिशिएंट एनर्जी रहती है कि बाहर का एम्बिएंट एनवायरनमेंट टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, स्टेबल रहता है और वो चेंज नहीं होता। यस और नो? ना समझ में आ गया? सो हम कन्फॉर्मर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं? वी आर रेगुलेटर्स। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है, दिस कैटेगरी इज नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स। इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल रेगुलेटर्स। अब ये पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं बेटा? देखो, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं भाई मान लो इनके ऊपर कोई बुरी कंडीशन आ गई, तो सोचते हैं ठीक है बुरा वक्त है निकल जाएगा, लेकिन वो बुरी कंडीशन चले जा रही है, अब इनकी जान पे आ गई। अब क्या आ गई? इनकी जान पे आ गई कि अब होता है ना कि भाई मान लो गर्मी हो गई, घर में पंखे खराब हो गए दोनों के दोनों, ठीक है, अभी हल्की गर्मी थी तो इन्होंने कहा कि भैया पंखे ठीक करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हल्की गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इतना नहीं है, हम लोग अभी पंखा ठीक नहीं करवाएंगे, और ये आराम से उसी गर्मी में सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, गर्मी बढ़ी, गर्मी अपने शबाब पे आई, ठीक है, जून जुलाई में पहुंच गई। अब गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, अब इनसे झेली नहीं जा रही। अगर अब भी ये पंखा नहीं लगवाएंगे तो ये राम राम सत्य हो जाएगा इनका, ठीक है, फिर ऊपर जाके पंखा लगवाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतना भी पैसा किस काम का बचाना, तो कहेंगे नहीं भैया अब तो पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है, अब पैसा निकालना पड़ेगा। टिपिकल बनिया फैमिली, ठीक है, जब तक जान पे ना बनिया है तब तक बनिया पैसे नहीं निकालते। कोई है बनिया? कोई भी एक सिंगल बनिया भी नहीं है। वाह, बनिया फ्री क्लास पहली बार देखे मैंने बनिया फ्री क्लास, और ना क्लास में 2-3 बनिया तो होते ही होते हैं। गुप्ता है तू? हाँ धीरज गुप्ता, वही तो मैं कह रहा हूँ, गुप्ता है। आते हैं, अरे हर क्लास में 3-4 बनिया होते हैं, बनिया होते हैं। बनियों के बिना क्लास कंप्लीट नहीं होती, पता नहीं तुम्हारी कैसे कंप्लीट है। चलो तो यार देखो, तो टेम्परेचर मेंटेन करना क्या है, हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एनर्जी नहीं होती खर्च करने के लिए, तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बेहिसाब एनर्जी और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, हम उन लकी लोगों में से हैं, ठीक है। लेकिन तीसरी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, इनके पास पैसा होता है लेकिन ये बचा के रखते हैं, अनटिल एंड अनलेस इनकी जान पे ना बनी है। जान पे ना बनी है इन द सेंस, अब अगर इन्होंने टेम्परेचर नहीं मेंटेन करा तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया? तब ये फटाफट क्या करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो क्या हुआ, एक हद तक क्या हुआ, इन्होंने एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करा, चेंज करा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आया ये वाला, एक पॉइंट आया ये वाला, जहां पर क्या हुआ, एक पॉइंट आया जहां पर क्या हुआ, बोलो बोलो, इनकी जान पे बनी आई, इनकी जान पे बनी आई। अब अगर इन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करा तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इनिशियली दे बिहेव एज अ कन्फॉर्मर्स, इनिशियली दे बिहेव एज अ कन्फॉर्मर्स, बट जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब सिचुएशन क्या हो जाए बेटा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पार्शियल रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स। अरे यही है ना, ओके, पार्शियल रेगुलेटर्स। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 99% ऑफ द ऑर्गेनिज्म, 99% ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी एनिमल्स तुम देखते हो, इंसेक्ट हो गए, मोलस्क हो गए, एनिमल किंगडम याद है? शुरू से शुरू करें, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, फिर उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या, बोलो, साइक्लोस्टोम्स, पाइसेस, ठीक है, और इनिशियली रेप्टाइल और तुम्हारे एम्फीबियंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स। क्या होते हैं, कन्फॉर्मर्स। फिर रेगुलेटर होता कौन है भाई, सब तो तुमने इसमें गिनवा दिए, मैमल्स जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, और दूसरे एप्स। तो बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स यानी कुत्ता, हाथी, बैल, भेड़, बकरी, ठीक है, ये सारे, और इनके अलावा क्या, बर्ड्स, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये 1% भी नहीं है, ये पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स का 1% भी नहीं है। इनके अलावा जितने भी हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर नहीं सकते। ठीक है, तो लकी है या नहीं है हम? अरे बोलो यार, लकी है या नहीं है, बोलो। तो रेगुलेटर्स में किस किस का एग्जांपल आ जाएगा, मैमल्स एंड एप्स, मैमल्स एंड एप्स। और पार्शियल रेगुलेटर्स में किस किस का आ जाएगा, बताओ, श्रूज। क्या, श्रूज। अब श्रूज देखा नहीं होगा किसी ने, श्रूज मैंने अभी ग्रुप पे भेजा था, 12th वाले ग्रुप पे, श्रूज दिखाओ, गूगल निकालो, दिखाता हूँ श्रूज। और फ्लाइंग स्क्वायरल, श्रूज एंड स्क्वायरल, जो नॉर्मल स्क्वायरल होती है तुम्हारी, वो भी, ये पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इनिशियली अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, ठीक है, और जब ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तुम देखोगी बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा गिलहरी होती है, इतनी तुम्हें बाहर नहीं मिलेंगी, लेकिन बरसात के सीजन में, हल्की ठंड में, हल्की गर्मियों में तुम्हें बाहर घूमते हुए मिल जाएंगी। तो जब बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्या होती है, अपने बिलों में रहती हैं, बहुत रेयरली बाहर आती है, खाना पीना खाती है, फिर से अंदर चली जाती है और सोती रहती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती रहती हैं, सोती रहती है, ताकि इन्हें एनर्जी खर्च ना करनी पड़े। अरे लाइट चली जाती है, ठीक है, नींद नहीं आती, रात में लाइट चली गई मान लो, तो टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, कैसे भी अपने मूड को सेट करके सो जाते हैं, लेट जाते हैं, और फिर धीरे धीरे नींद आ ही जाती है। ठीक है, और क्यों करते हैं ऐसा, ताकि टाइम पास हो जाए, यानी जो मुश्किल टाइम है वो निकल जाए कैसे भी। समझ में आ गया? मैंने तो यही करा है आज तक, रात में लाइट गई, मैं इधर उधर नहीं भागा कभी भी दोस्तों के साथ कि रात में लाइट, पहले तो बहुत जाती थी। देखो यार, ये होते हैं श्रूज। अरे आपस में गूगल कर करके देख लो, फोन तो लाए होगे तुम लोग, दिख रहे हैं छचुंदर सा, हिंदी में से वही कहते हैं, ठीक है, श्रूज। अरे दिख रहा है, देख लो, दिख रहा है श्रूज? अरे बोलो यार, ये होते हैं। और इसके अलावा एक फ्लाइंग स्क्वायरल होती है, वो भी क्या होती है, बोलो, पार्शियल रेगुलेटर। अब बेटा ये क्यों, हाँ, ये क्यों बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते? ठीक है, हीट लॉस, ये स्टेटमेंट है AIPMT की पूछी हुई, हीट लॉस and heat gain is the property of surface area volume ratio, surface area volume ratio। बेटा हमारी बॉडी की क्या होती है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होती है, इनकी बॉडी की सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होती है, यानी इनकी बॉडी की जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वॉल्यूम उसके मुकाबले क्या होती है, कम होती है।
तो इस वजह से ये हीट को जल्दी डेसिपेट करते हैं, यानी हीट लॉस बहुत जल्दी करते हैं। हम लोग उतने जल्दी हीट लॉस नहीं करते। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. देखो, हीट गेन एंड हीट लॉस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग हाई सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, है ना, will dissipate heat less faster compared to those organism which have low surface area volume ratio, यानी जिनकी बॉडी की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन सरफेस एरिया क्या है, कम है। समझ में आ गया? तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई नहीं, धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी दिमाग में इतना रखो कि जिनकी बॉडी छोटी होती है, छोटा साइज होता है, ये अपनी बॉडी से हीट को लॉस जल्दी कर देते हैं, ये अपनी बॉडी से हीट लॉस जल्दी कर देते हैं। तो इसीलिए जो पहाड़ों पे रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक श्रूज हैं, स्क्वारल्स हैं, ठीक है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को, मोल्स वगैरह, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। बट जब इनकी जान पे बन आती है तो अपनी जान बचाने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। यस और नो? समझ में आया नहीं आया? एक एक करके डेफिनेशंस लिख लो सारी। लिखो सबसे पहले, लिखो कन्फॉर्मर्स। लिखो conformers are those category of organism, conformers are those category of organism, conformers are those category of organism which are not able to maintain their body temperature, which are not able to maintain their body temperature। किसका फोन था दिखाना है यार? अरे नहीं देख रहा मैं किसी का मैसेज भाई। able to maintain their body temperature. Which are not able to maintain their body temperature. गाली देते हो एक दूसरे को? अरे नहीं, क्या देख? अरे नहीं। ठीक में कौन सी वाली? शायद इससे ही उम्मीद थी। मेरे से? क्या मैंने नहीं देखा है क्या? मैंने देख से रखा है। मेरी तो तेरी याद 30 लेकर आइएगा। आगे लिखो, एग्जाम्पल लिखो। Approximately 99% of the animals and almost all plants. 99% of the animals and almost all plant. क्या भाई? और तो कुछ भी नहीं होगा बीटेस के अलावा फिर क्या मतलब इसका नाम? सनलाइट नहीं चल रहा मेरे ऑफिस में। व्हाट्सएप चैट लीक हो रही है। मेरे फोन में तो नेट ही नहीं है। फिर क्या करना किसी के पर्सनल फोन में नहीं देख सकते। आगे लिखो, 99% of the animals and almost all plants, ठीक है। अरे सिमरन, तू अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है? पक्का? आगे लिखो, आगे लिखो, नेक्स्ट। मेरा नाम है थोड़ा। अरे आगे लिखो। बोलो सर, आगे लिखो। हाँ रेगुलेटर लिखो। लिखो। रेगुलेटर्स। सिंपल 50 लिख ले, लिखती रहे, इसको बुक लिख दे, बुक भी है इसको। सही में? हाँ। रेगुलेटर्स। Regulators are those organism, ठीक है, which are able to maintain their body temperature, They are also known as warm-blooded organism. गर्म खून के लोग। They are also known as warm-blooded organism. They are also known as warm-blooded
organisms. Yes or no? Yes, sir. बोलो सर. Yes, sir. ठीक है. The process of maintaining temperature is known as homeostasis. The process of maintaining temperature is known as homeostasis. याद रहेगा सबको? Yes, sir. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इन्हें एंडोथर्म्स भी कहते हैं. तो लिख लो, दे आर आल्सो नोन एज एंडोथर्म्स. और यूरिथर्मल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं ना ये लोग. Yes, sir. ठंड होगी तब भी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके वहां पे सरवाइव कर लेंगे. ठीक है जी. तो कोई तुमसे पूछे यूरिथर्मल, कोई तुमसे पूछे एंडोथर्मल, कोई तुमसे पूछे होमियोस्टैटिक ऑर्गेनिज्म, कोई तुमसे पूछे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, कोई तुमसे पूछे रेगुलेटर्स. तो सारी बातें एक हैं. ठीक है जी. कोई तुमसे बोले चोर, मक्कार, गधे, तो नाम ले दो क्या? सब बातें. ठीक है जी. चलिए आगे लिखिए. फिर सर बता रहे थे तेज मत बोल, रिकॉर्डिंग चल रही है. मचवाएगी कोई. अभी आ जाएंगे बजरंग दल वाले यहाँ पर. नहीं बीजेपी बहुत अच्छी है. मैंने नहीं बोला था ऐसा. चलो यार, कितने ये किस पे दिए काटना पड़ेगा. चलो यार आगे लिखो. अच्छा इसमें एग्जांपल लिखो. मैमल्स एंड एव्स. नेक्स्ट लिखिए पार्शियल रेगुलेटर्स. इसके डेफिनेशन मतलब वहां नहीं है तुम्हारी एनसीईआरटी में. ठीक है, बस डायग्राम बना हुआ है. लिखो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स which behave as a conformers up to a certain limit, and after that limit they behave as a regulators. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. तो वो तो क्या है? Yes, sir. बात को समझ नहीं है भाई? बोलो यार. समझ आ गया. ये क्या Yes. लिखा है मैंने? एनर्जी खर्च हो गया ना. सही बात है. आगे लिखिए. पार्शियल रेगुलेटर्स हो गया. इसमें लिखिए शूज एंड स्क्वारल. तू भी तो है इसमें. तुझे बड़ी बढ़िया बात सुनने की. आज लोग बात करते हैं. चलिए जी. एक साल पहले होता तो पता लगता. तुझे यहाँ पर एक बंदा होता वो मिलता. ये सर फोन ऑफिस हो. सर उसने बंदा मार दिया. चलो एक साल पहले. सर फोन ऑफिस. एक साल पहले तूने मिस कर दिया. इंसान इंसानों को तो देगा हमने. सर ये उड़ जिसने उड़ाया था. मिस कर दिया तुमने. बता आज तक. फोन ऑफिस हो. बाकी बात फोन ऑफिस हो. बाकी बात कहीं नहीं हुआ. क्या? चलो हो गया पार्शियल रेगुलेटर्स. Yes, sir. बोलो यार. यस सर. एग्जांपल हो गए इसके. कर्व बनाओ. Yes, sir. बना दिया कर. Yes, sir. बहुत अच्छे. Thank you, sir. अब लिखो. देखो यार एक चीज जो लास्ट समझा देता हूँ. ये है तुम्हारा एक ऑर्गेनिज्म है. मान लो ये मोल है तुम्हारा. ऐसी तरह. वो सुन लिया मैंने. ठीक है, ये मोल है तुम्हारा. इनमें होता क्या है, इनकी बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है, ये जो सरफेस एरिया बाहर वाला, ये बहुत ज्यादा हाई होता है. इसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ही कम होती है. तो बेटा सुनो, होता क्या है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा ना, उतना ज्यादा हीट लॉस होगा बॉडी से. क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतना ही ज्यादा हीट लॉस होगा. अगर ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज कर रहा है तो ज्यादा हीट लॉस होगा. कम सरफेस एरिया एक्सपोज कर रहा है तो कम हीट लॉस होगा. समझ में आ गया? तो ये जो मोल्स वगैरह होते हैं, इनका जो सरफेस एरिया होता है वो हाई है.
मोल्स वगैरह यानी छोटे ऑर्गेनिज्म जो है इनका सरफेस एरिया क्या है, हाई, और वॉल्यूम क्या है, कम। तो इनका ओवरऑल सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया, बोलो। अरे ये चीज मान लो 50 है और ये चीज इनकी है 10, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कितना आ गया, 5। मान लो यही सरफेस एरिया होता है इनका 10 और वॉल्यूम होती 50, तो अब कितना आ गया, 1/5। यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा और वॉल्यूम क्या है, कम, तो इसीलिए इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो हायर दी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, हायर दी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, higher will be the heat loss. Yes or no? Higher the surface area volume ratio, higher will be the heat loss. लेकिन जैसे ही हम छोटे यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म से किनकी तरफ जाने लग जाते हैं, लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक एलिफेंट वगैरह, हम लोग, ठीक है, हम लोगों की तरफ जब आते हैं तो होता क्या है हमारी बॉडी में, यहाँ मान लो ये तुम्हारा क्या है, एलिफेंट। चूहे को भी एग्जांपल दो ना। ये क्या है? बनने तो दे, सर सूंड। सबर करा। ये क्या बना दे जरा। ये एलिफेंट है बेटा, ओह माय गॉड। ठीक है, एलिफेंट, ठीक है जी, क्या बना, ओ कौन, अरे कान तो सबसे, सर पूछ भी तो नहीं है इसकी। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा थोड़ा समझ गया। तो ये क्या है यार, तुम्हारा हाथी है, इसका सरफेस एरिया क्या है, कम, और इसकी वॉल्यूम जो ओवरऑल अंदर की वॉल्यूम है वो क्या है, ज्यादा। तो इसका ओवरऑल सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से हीट लॉस भी क्या हो गई इसके अंदर। अरे समझ में आ गया। तो मैंने बोला था हीट लॉस एंड हीट गेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो। हायर द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, हायर विल बी द लॉस ऑफ हीट, लोअर द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, लोअर विल बी द लॉस ऑफ हीट। AIPMT का क्वेश्चन था 2015 का, ठीक है। तो जो ऊपर ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो हमसे स्लो होंगे, फास्ट होंगे, ऊपर रहेंगे, हाइट्स पे रहेंगे, सर स्लो होंगे, हमसे क्या होंगे, स्लो होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी का क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, उनकी हाइट छोटी होती है। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की हाइट हमसे कम होती है, पहाड़ों पे रहने वाली जो गाय होती है उनकी हाइट हमसे कम, हमारे यहाँ की जो गाय होती है उनके कंपैरिजन में छोटी होती है। हाँ, पहाड़ों में रहने वाले जो बकरे होते हैं उनकी हाइट हमारे रहने वाले बकरों से क्या होती है, छोटी होती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। यस और नो? उतार लो इसे। सर के साथ ही सर थोड़ा सा साइड में। हाथी बनाना है? अरे हाथी का फोटो खींचिएगा। वो तो ऐसे नहीं लग रहा, वो तो ऐसे लग रहा फ्लैट सा पड़ा हुआ है। सर की रील पे डालेगी बूमरैंग बना के। इतना प्यारा हाथी है, देखो मैं बताता हूँ, देखो चीजों में ना समझना सीखो। ये इसका पेट वाला एरिया है, ये इसके पैर हैं, 4 पैर, ठीक है। ये इसका खुला हुआ मुंह है जिसमें गन्ना खा रहा है। ये 2 छोटे छोटे इसके दांत हैं, ठीक है। ये इसकी सूंड है और ये इसके कान है। सर एक दांत आधा होता है। हाथी के कान इतने बड़े क्यों होते हैं? सर उनके सर वो हवा करके टेम्परेचर कम कर सके। अपनी बॉडी के मतलब जो उसकी बॉडी में होता है ना, हीट बहुत ज्यादा होती है उसकी बॉडी में हाथी की, तो उसे कम करता है। और हाथी का क्या सीन होता है, हाथी ना बहुत गुस्सैल होता है। क्यों होता है गुस्सैल? हाँ, हाथी गुस्सैल होता है। अगर उसे किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन मिलता है ना, किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन, मान लो हाई लाइट एक्सपोजर, हाई साउंड एक्सपोजर, ठीक है, तो इसीलिए देखा होगा तुमने कभी कभी जो साउथ इंडियंस के प्रोग्राम होते हैं उनमें हाथी बिदक जाते हैं और 25-30 को मार के फिर खुद मर जाते हैं, ठीक है, गोली वोली खा के। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है ये? उनकी कान से ना, उनके कान से एंड्रोजन्स निकलते हैं और वो एंड्रोजन्स उन्हें पागल कर देते हैं। जब उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, किसी भी चीज का एक्सपोजर होता है, तो उनकी बॉडी में एंड्रोजन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, और एंड्रोजन ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाते हैं, बिदक जाते हैं, पागल हो जाते हैं।
यस और नो? तभी करता है। समझ रहा है? समझ रहे हो? भावनाओं समझिए, भावनाओं। हम भी है ना राइम पे मत चलो, रुक जाओ सर। हाँ हाँ बनाना पड़ेगा बेटा, सुंदर सा चित्र 5 नंबर का आएगा। फिर ऊपर वाला तो फ्लैट लग रहा, बिल्कुल फ्लैट। आरती का एक सुंदर चित्र बनाए। स्काई में लगा। आगे दीदी समझ में? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब इन तीनों के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को किसी और तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए माइग्रेट एंड सस्पेंड। माइग्रेट एंड सस्पेंड। माइग्रेट एंड सस्पेंड। माइग्रेट क्या होता है बेटा? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खराब कंडीशन आने पे भाग जाते हैं। कहते हैं ना बुरे के साथ ही नहीं है ये लोग, जब बुरा वक्त आया तो छोड़कर चले गए। ये वही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जब ये देखते हैं इनके मतलब की कंडीशंस नहीं है, इनके मतलब का टेम्परेचर नहीं है, इनके मतलब का प्रेशर नहीं है, तो वहां से 9 2 11 सटा गायब। जैसे ही देखते हैं हमारे मतलब का टेम्परेचर वापस आ गया, हमारे मतलब की कंडीशन वापस आ गई, ये वापस क्या होते हैं? फटाफट आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन। टेम्परेरी निकल जाना हार्श हैबिटेट से, हार्श सिचुएशन से इज नोन एज माइग्रेशन। ऐसा बर्ड्स करती हैं। ऐसा क्या करती हैं? बर्ड्स करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है साइबेरियन बर्ड्स, ठीक है। ठंड के मौसम में कहाँ पर आ जाती हैं? ये हमारे यहाँ कैनेडो नेशनल पार्क में, क्योंकि उस वक्त साइबेरिया में क्या पड़ रही होती है? ठंड पड़ रही होती है। इतनी ठंड में बर्ड सरवाइव नहीं कर सकती, तो उस सिचुएशन से टाइड ओवर करने के लिए वहां से भागकर कहां पर आ जाती हैं? ऐसे एरिया पे जहां पर क्या होता है? बोलो यार, जहां पर क्या होता है? लेस हार्श सिचुएशन होती है। क्या होती है? लेस हार्श सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। अब बेटा सस्पेंड की 3 कैटेगरी होती है। सस्पेंड की 3 कैटेगरी होती है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डाइपॉज, ठीक है। डाइपॉज कौन करता है? बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ज़ूप्लैंक्टन, लाइक ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है। ये क्या करते हैं? डाइपॉज करते हैं, ठीक है। ये सर्दियों में भी सो जाते हैं और गर्मियों में भी सो जाते हैं, ठीक है, सोते ही रहते हैं ये, ठीक है। जब भी हार्श सिचुएशन होती है, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, ये उस टाइम पर एक टेम्परेरी मतलब सस्पेंड स्टेज पर चले जाते हैं, जिंदा और मुर्दा बराबर, ठीक है। या तो तुम इन्हें मुर्दा समझ लो या फिर तुम इन्हें क्या समझ लो? जिंदा समझ लो, दोनों बराबर है, ठीक है। सस्पेंड में बेसिकली सस्पेंड का मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द सस्पेंड? तुम यहां से भागते हुए घर जाओ, ठीक है, और उसके बाद यहां से पापा के साथ स्कूटी पे बैठ के पापा की परी बनकर जाओ। 2 काम हो सकते हैं ना। दोनों केस में देखना भूख ज्यादा किसमें लगी, पसीना ज्यादा किसमें निकला, ठीक है, थकान ज्यादा किसमें हुई? किसमें? भाग के जाने में। क्यों? कार्डियक आउटपुट तेज हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है, बॉडी से स्वेटिंग होने लग गई, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ गया, फैट टूटने लग गए, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो गया, बहुत सारी चीजें हुई ना। बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम से शूट कर गया। पापा आए नीचे, पैम पैम, स्कूटी पे बिठाया, घर। ना तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा, ना ही तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी, ना ही पसीने निकले। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अब भी है। यस और नो? यस सर। है। तो इस चीज को समझना, जब भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं तो एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। एक्टिविटीज कम होंगी तो हमारी बॉडी की एनर्जी कम खर्च होगी। कई समझदार लोगों ने इसे समझ लिया और क्या करा, जब भी वो देखते थे कि हार्श सिचुएशन आ रही है, उसी वक्त क्या करते थे? अपने बॉडी के फंक्शंस को क्या कर लेते थे बेटा? स्लो डाउन कर लेते थे, अपनी हार्ट बीट को कम कर लेते थे, अपने बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेते थे, ठीक है। और मतलब बेसिकली जो ब्रीथिंग रेट पहले 12 से 13 था, अब उसे क्या कर लेंगे? 1 ब्रीथ पर मिनट, या फिर हो सकता है 1 ब्रीथ इन 2 to 3 मिनट्स,
समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ब्रीदिंग रेट, ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म था, यानी तुम्हारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, जो तुम्हारी किडनी की फंक्शंस थे, यानी तुम्हारा जो रेनल सिस्टम था, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है, नर्वस सिस्टम था, उन सबको तुमने क्या कर दिया? स्लो कर दिया, बहुत ज्यादा स्लो कर दिया। इतना स्लो कि लोग तुम्हें देख के बता ही नहीं सकते कि तुम जिंदा हो या मुर्दा हो। इस चीज को हम कहते हैं सस्पेंड। क्या कहते हैं? सस्पेंड। सस्पेंड तीन तरीके से हो सकता है। अगर गर्मियों में हो तो एस्टिवेशन, ठंड में हो हाइबरनेशन, दोनों सीजन में हो डाइपॉज। डाइपॉज, पॉज यानी लाइफ को थोड़े टाइम के लिए रोक देना, ठीक है, लाइफ को थोड़े टाइम के लिए रोक देना, डाइपॉज। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो लिख लो एक एक करके। सबसे पहले लिखो हाइबरनेशन, हाइबरनेशन माइग्रेट लिखो। सम ऑर्गेनिजम्स एंड बर्ड्स, some organism and birds are used to escape from the harsh situation. Some organisms, क्या बेटा? Some organisms and birds are used to escape from harsh situation. ठीक है? These category of organisms are known as क्या कहते हैं इन्हें? माइग्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं इन्हें? माइग्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन बर्ड्स इन कैलेडो नेशनल पार्क, भरतपुर। बेटा अब क्वेश्चन सस्पेंड पे तो नहीं आया, क्वेश्चन आ गया कि कैलेडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? इस बार है भरतपुर में। कहाँ पर है? 20 में भी आया था, 19 में भी आया था। ओ 19 बोल रहा हूँ, 18 में भी आया था, राजस्थान में। क्या मतलब? ठीक है, साइबेरियन बर्ड्स इन कैलेडो नेशनल पार्क इन भरतपुर। साइबेरियन बर्ड्स इन कैलेडो नेशनल पार्क इन भरतपुर। यस और नो? ओके, नेक्स्ट सस्पेंड। सस्पेंड में तीन कैटेगरी, कौन कौन सी? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड सस्पेंड, डाइपॉज। तो लिखो हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज आल्सो नोन एज विंटर स्लीप। भालू, पोलर बियर, है ना, विंटर स्लीप में जाते हैं। एग्जाम्पल में लिखना पोलर बियर। Estivation, some fishes and snails. तुम्हें पता है तुम्हारा एक प्यारा दोस्त मेंढक, वो भी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों करता है, जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है, और हाइबरनेशन और सस्पेंड दोनों करता है। लेकिन जब उसके बिल में पानी भर जाता है तो पट्टे देने ऊपर आता है और टटर करने लग जाता है, फिर ब्रीडिंग करके बच्चे पैदा करके फिर से नीचे। ठीक है, इसीलिए मेंढक के अंदर 3 मोड ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, पता है ना सबको? क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड लंग्स के थ्रू। ठीक है, एक बार ई लिख रहे हैं, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेशन उसके अंदर देखने को मिलती है मेंढक में। ठीक है जी, एस्टिवेशन समझ में आ गया? किसके अंदर? स्नेल्स एंड शाबाश फिशेस। हो गया। नेक्स्ट लिखिए डाइपॉज। कौन जाता है डाइपॉज में? जूप्लैंक्टन। हो गया, खत्म, ओवर। ये टॉपिक ओवर मतलब। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अडैप्टेशंस।
नेक्स्ट हेडिंग आ रही है अडेप्टेशन। तो क्या है बेटा अडेप्टेशन इन कोल्ड क्लाइमेट्स। कोल्ड क्लाइमेट्स में बेसिकली क्या हो गया, तुम्हारा अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, या फिर पहाड़ी हिली एरियाज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ऊंचाई पर सी लेवल से ऊपर, यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है, यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है। तो मैंने तुम्हें बताया एक चीज कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो हीट लॉस भी, एक मोटे मोटे तौर पर जान लो, हीट लॉस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैं अपने सरफेस एरिया को घटा लेता हूं तो हीट लॉस कम हो जाएगी, यस और नो, बोलो। तो इसीलिए जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं, जो ठंडे एरिया में लोग रहते हैं, उनकी हाइट हमसे थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। हम लोग अगर इतने बड़े हैं तो वो लोग इतने बड़े होंगे। इसलिए पहाड़ी एरियाज में जब आईएएस की पोस्ट निकलती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, ठीक है, तो उसमें हाइट जो होती है वो नीचे होती है, 2-3 इंच हमसे कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसकी हाइट कम से कम 5'7" होनी चाहिए, लेकिन पहाड़ी एरियाज में अगर किसी को सब इंस्पेक्टर बनना है तो 5.4 इंच चलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहां पर हाइट का क्या देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। क्यों देते हैं हाइट का रिलैक्सेशन बेटा, क्यों देते हैं हाइट का रिलैक्सेशन? ताकि हीट लॉस कम हो। क्यों? अरे मतलब वो इसलिए नहीं देते, उन्हें पता है कि जो पहाड़ी एरियाज पे लोग रहते हैं उनकी हाइट जनरली छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम क्यों होता है? ताकि उनके अंदर हीट लॉस कम हो। समझ में आ गया? बोलो, दिस रूल इज नोन एज एलेंस रूल। क्या बोलते हैं? एलेंस रूल। तो हेडिंग डाल लो एलेंस रूल, हेडिंग डाल लो एलेंस रूल। लिखो, एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट्स, एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट्स हैविंग शॉर्ट लिम्ब लाइक आस्था। क्या? Animals living in colder climates, animals living in cold climates having short limbs and ears, short limbs and ears to minimize heat loss, to minimize heat loss, because यहाँ पर रीजन भी लिख लो फिर से, because heat loss and heat gain is the property of surface area volume ratio. Lower will be the surface area, lower will be the heat loss. Yes or no? Yes sir. Okay. क्या कहते हैं इस रूल को? एलेंस रूल। ठीक है, लिखो, whales have thick layer of fat under the skin known as blubber. क्या बोलते हैं? ब्लबर, BLUBER। वेल्स जो होती है उनकी बॉडी में, उनकी स्किन के जस्ट नीचे एक फैट की बहुत मोटी कुशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लबर, BLUBER, ब्लबर। ठीक है, यस और नो? यस सर, एनर्जी लॉस करवा रहे हो। ओके, कहां तक पहुंचे भाई? ब्लबर तक पहुंचे। ओके, नेक्स्ट लिखिए, अडेप्टेशन इन डेजर्ट एरिया। सबसे पहले प्लांट की अडेप्टेशन पढ़ेंगे डेजर्ट एरिया में, फिर पढ़ेंगे एनिमल्स की। तो अडेप्टेशन इन डेजर्ट एरिया सबसे पहले किसकी? प्लांट्स की, फिर किसकी? एनिमल्स की। कल तेरे पापा का कॉल आया था, कहते कैसा पढ़ती है, मैंने कहा नशे कम करवा लो, पढ़ती तो अच्छी है। ज्यादा बोलो भी सुन रही थी। तो सुन रही थी कान लगा के? वही थी सर। मुझे शर्म नहीं आती? नहीं पापा मैंने पूछता हूँ कैसा पढ़ रही है, मैंने पूछ लो, सर बोलेंगे नहीं कुछ, वही हुआ। चलो, अगली बार ध्यान रखा जाएगा। मैंने बोला, मैंने कहा एक लड़की की कंपनी छुड़वा दो जिसके साथ ही रहती है। तो इसी बात कर रहे हो क्या? चलो, सर किस
किसके साथ रहते हो? तेरा शिदा की बात आस्था। कर रहे हैं। आस्था अर्शिता, कभी-कभी आरती। दोनों ही खराब है। अरे ऐसे मत बोलो ना। तेरे को शक्ल दिखाओ अपनी दोबारा। चलो यार, प्लांट्स के पीछे पड़े थे डेजर्ट के अंदर। यो, हमें पता है मैं पता है तेरी फोटो ना मैं वहाँ पर लगाऊं ताकि नजर ना लगे। चलो कहाँ तक पहुंचे थे? डेजर्ट प्लांट के एडेप्टेशन। यार देखो, जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उनकी जो लीफ होती है वो निडल लाइक होती है। कैसी होती है? पतली पतली निडल लाइक। दो केस होते हैं, दो केस। या तो क्या होगा, लीफ इज रिड्यूस टू स्पाइन। हाँ। लीफ जो होंगी वो किस में रिड्यूस हो जाएंगी? Spine में। स्पाइन में रिड्यूस हो जाएंगी। कैक्टस वगैरह देखा होगा तुमने, डेजर्ट प्लांट। Yes. इसके अंदर क्या होता है, स्टेम जो होती है बहुत ज्यादा फ्लैशी हो जाती है, फ्लैशी स्टेम। इसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता Yes, है। sir. और जो लीफ होती है वो कैसी हो जाती है? निडल लाइक हो जाती है। मॉडिफिकेशन ठीक है, ठीक है जी, ऐसा होता है। अब इस लीफ को मैं थोड़ा सा और देखता हूं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इस लीफ का। यानी जो लीफ कांटे में कन्वर्ट हो गई है, इस कांटे का भी मैं क्या देख रहा हूं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो जब मैं इस कांटे का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि इसके अंदर ये मान लो ऐसे है। जब मैंने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा तो मैंने देखा इतनी मोटी, दोनों साइड से क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल यानी वैक्सी सब्सटेंस। वैक्सी सब्सटेंस की डिपोजिशन है लीफ के ऊपर, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो स्टोमेटा है वो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है और बहुत कम है। और जो है वो क्या है, अंदर की तरफ धंसे हुए हैं। तो sunken stomata, thick cuticle and needle-like leaf is the adaptation of desert plant. ठीक है, तो लिख लो adaptation in desert plant. सबसे पहले क्या लिखोगे? Leaf are reduced to spine. Leaf are reduced to spine. Leaf किस में reduce हो जाती है? Spine में reduce हो जाती है। किस लिए भैया? मन कर रहा है इनका ट्रांसपिरेशनल लॉस को कम करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए। तुम्हें पता है, हायर द सरफेस एरिया, हायर विल बी द नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड हायर विल बी द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। और कैसा एरिया है? डेजर्ट एरिया। यहाँ पर तो सूरज क्या है, और पास में, ट्रांसपिरेशन और फास्ट होगी। अगर गलती से स्टोमेटा क्या हो गए, एक्सपोज हो गए, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगी, और फास्ट होगी। इसीलिए हमारे एरिया का कोई नॉर्मल प्लांट, ठीक है, फॉर एग्जांपल रोज हो गया या फिर नीम का प्लांट हो गया, या कोई भी ऐसा कोई भी ट्री जो हमारे दिल्ली में होता है, उसे तुम डेजर्ट प्लांट में उगा, डेजर्ट एरिया में उगा के देखो, एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, मुरझा जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लॉस। वाटर लॉस इतना ज्यादा होगा उसके अंदर कि वो प्लांट क्या होगा, मुरझा जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? अरे बोलो यार, पक्का? तो ये थी डेजर्ट प्लांट की मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या लिखवाई? लीफ आर रिड्यूस टू स्पाइन टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो, लीफ एंड स्टेम हैव थिक क्यूटिकल, लीफ एंड स्टेम हैव थिक क्यूटिकल, leaf and stem have thick cuticle. लीफ और स्टेम दोनों के अंदर क्या होगी? थिक क्यूटिकल होगी, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशनल लॉस। लास्ट पॉइंट, हैविंग लेस एक्सपोज्ड sunken stomata. लास्ट पॉइंट लिखो, हैविंग लेस एक्सपोज्ड sunken स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है वो अंदर की तरफ धसे हुए हैं और कम एक्सपोज्ड है। हैविंग लेस एक्सपोज्ड sunken स्टोमेटा। यस और नो? अरे बोलो यार। ओके, हैविंग लेस एक्सपोज्ड sunken स्टोमेटा। एग्जांपल, कैम प्लांट्स, ग्रेजुलेंस एनाटॉमी मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट्स। एग्जांपल, कैम प्लांट्स। पढ़ा था ना 3 कैटेगरी ऑफ प्लांट, C3, C4 एंड लास्ट कैम प्लांट्स। ठीक है, कैम प्लांट्स पढ़ाया नहीं है मैंने तुम्हें, ठीक है, बस इंट्रोडक्शन दिया था, नाम बताया था कि 3rd कैटेगरी ऑफ प्लांट है और डेजर्ट एरियाज में होते हैं। ठीक है जी, कैम प्लांट्स। कहाँ तक पहुंचे भैया? प्लांट हो गया।
डेजर्ट। अब एनिमल्स, अपंशिया, यूफोर्बिया, ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट है इसके, है ना। एनिमल्स, एनिमल्स में एक तो वो आ जाता है तुम्हारा कंगारू रैट्स, सर वो जो है कंगारू रैट्स, सर रैटल स्नेक। ठीक है, कंगारू रैट्स और डेजर्ट लिजर्ड, ठीक है। तो पहले लिखो कंगारू रैट्स, कंगारू रैट्स। पहले इनकी फोटो देख लो, लाओ दो फोन दो कोई, आता फोन दे बेटा, शाबाश। रहने दे, महंगा फोन ले रहा हूं सस्ता फोन है ये। सर इसका महंगा फोन ले लेते हैं। दिख रहा है ये चूहा, शायद ऐसा लग रहा है। एक तो अंधा सा फोन है ये। सच में देख ले। राइट कर लो ना। दिख रहा ये है राइट। छाया जैसा एकदम, पीस लाइए वो लेके भाग जाओगे। नहीं छाया जैसा नहीं, इसके जैसा है ये। तो मना ना ये एक दिन दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। आज प्लीज लेगा, थोड़ी सी इज्जत करनी पड़ेगी। दिख रहा है बच्चों, सो दिस इज कंगारू रैट। क्या है ये? कंगारू रैट, ठीक है जी, ठीक है जी। ये ना अपनी जो इसकी टेल होती है ना, टेल उस पे खड़ा हो जाता है, कंगारू रैट्स, चलता उसको भी। ठीक है जी। डांस भी करता है तेरे साथ। नहीं सर कंगारू मतलब पूछ तो चलेगा ना। ऐसे हाँ वॉक करता है वॉक करता है मैं जाए की वॉक कर पूंछ के प्रेशर से और टांगों के प्रेशर से लंबी लंबी छलांगे मारता है, मैं तो वही कह रहा इसीलिए कंगारू रैट्स, ठीक है जी। तो कंगारू रैट्स, बेटा कंगारू रैट्स क्या होते हैं, ये बहुत कम पानी पीते हैं, पानी होता ही नहीं पीने के लिए, तो पियेंगे कहाँ से बेचारे। तो ये अपना इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करते हैं, तुम्हें पता है जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, वाटर एज अ सब्स्टिट्यूट निकलता है, ठीक है। चाहे तुम ग्लूकोज तोड़ लो तब भी वाटर एज अ सब्स्टिट्यूट निकलता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलते हैं, है ना। चाहे, और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा वाटर कब निकलता है, जब तुम्हारा फैट टूटता है, जब तुम्हारा फैट टूटता है। तो फैट टूटता है तो हाई इनपुट ऑफ वाटर एज अ सब्स्टिट्यूट निकलता है, ठीक है, हाई वाटर इनपुट। ये क्या करता है, इसी वाटर को, इसी वाटर से अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन को पानी पहुंचाना है, बॉडी को कूल करना है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पानी पहुंचाना है, खाने को डाइजेस्ट करना है, ठीक है, ब्लड को पतला करना है, ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। ये वाटर की इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम पानी क्यों पीते हैं, ताकि हमारी डाइजेशन अच्छी हो सके, हमारा ब्लड प्योरीफाई हो सके, हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन करें, ठीक है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन सब्सटेंस रिमूव हो सके। ये सारी हमारी वाटर पीने की वजह होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है किसकी, वाटर की। तो ये ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट ना यूज करके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ना यूज करके किसको यूज करते हैं, फैट को। तो फैट को तोड़ते हैं, उससे क्या निकलता है, वाटर निकलता है। उस वाटर से ये अपनी बॉडी की इंटरनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। पहला तो ये हो गया इंटरनल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, ये कोई भी बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, कैसे भी किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से वो थोड़ा मोड़ा अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। लेकिन पैसा कम है अभी, तो ये भी सोचेगा कि इस पैसे को बचाया कैसे जाए, और दूसरा इसे कम खर्च कैसे करा जाए, यही सोचेगा ना। तो ये कैसे कम खर्च करते हैं या फिर किस तरीके से अपने वाटर को बचाते हैं। सबसे पहले इनकी नाक में काउंटर करंट मैकेनिज्म चालू हो जाता है। तुम्हें पता है किडनी में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, तो वाटर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। उसी तरीके से इनकी नाक में क्या चालू हो जाता है, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म चालू हो जाता है। क्योंकि तुम्हें पता है हमारा बहुत सारा वाटर, जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारा बहुत सारा जो वाटर होता है वो इवोपरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, उड़ जाता है। कभी शीशा आगे लेना और उसके आगे 2 बार करना, तो क्या निकलेगी, एक भाप निकलेगी, इवोपरेट वाटर निकलेगा, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू दी इवोपरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में जब तुम सांस लेते हो तो क्या होता है, इवोपरेशन के थ्रू वाटर क्या होता है बेटा, लॉस होता है।
तो ये उस लॉस को कम करने के लिए नाक में क्या चला देते हैं, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म चला देते हैं, तो इनकी जो सांस होती है वो एकदम सूखी निकलती है। उसके अंदर वाटर कंटेंट क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है। समझ में आ गया? बोलो। कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, यानी जितना हमारा यूरिन निकलता है उससे भी ज्यादा क्या होता है इनका यूरिन, कंसंट्रेटेड होता है, थिक यूरिन होता है, ताकि यूरिन के थ्रू भी वाटर का लॉस ना हो। तो 3 एडेप्टेशन इनकी क्या क्या हो गई, completes its all water requirement, internal water requirement with the help of oxidation of fat. This is the first. Second, counter current mechanism in nose. Third, secretion of concentrated urine. Imran, हाँ मेरा secretion of concentrated urine. समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. अरे बोलो यार। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए Yes, sir. गुड। तो लिख लो ये तीनों पॉइंट इसके अंदर, लिख लिया? यस और नो? शाबाश। लास्ट लिखिए, डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड, बेटा ये डेजर्ट लिजर्ड की ही कहानी नहीं है, ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं उन सबकी कहानी है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मींस, विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल मींस, यानी अपनी आदतों के अंदर चेंज करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो लिख लो इसमें बेटा, तब तक मुझे एक चित्र बनाने का मौका दो, एक नीट एंड प्लेन डायग्राम। Crocodile. हाँ समझ गई छाया। साइड में सूरज बना हुआ होगा। देखिए फर्स्ट वन देखिए और आपकी ड्राइंग ना पहले से खराब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है हाथ हाँ हाँ ये लग रहा है। अच्छी बात है, अच्छी देखो बात है। थोड़ी बेइज्जती बात है। आर्टिस्ट है भाई पैर थोड़े खांसी से ऑटोमेटिक मैकेनिज्म जो मेरा चित्र पूरा हो चुका है, क्या बनाया था ये बहुत ही मगरमच्छ? गंदा है मगरमच्छ। चित्र पे गौर फरमाए, से थोड़ी पूछ काम कर दो इसकी थोड़ा बेटर लगेगा। ठीक है। अब ये चित्र क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो क्या होता है, ठंड के टाइम सुबह सुबह ये जो लिजर्ड्स होते हैं या फिर मतलब जो रेप्टाइल्स के मेंबर होते हैं, क्रोकोडाइल हो गए, स्नेक्स हो गए, ठीक है, क्या करते हैं, सुबह सुबह सनबाथ लेते हैं। सनबाथ लेके क्या करते हैं, ये इसकी जो इंफ्रारेड रेज होती हैं ये अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। धीरे 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 इनकी बॉडी में क्या होती है, हीट स्टोर होती रहती है। हो गई, यस 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 यस, पूरी भर गई हीट, ठीक है जी। अब इनकी बॉडी में भरपूर क्या हो गई, हीट हो गई। जैसे इनकी बॉडी में हीट पूरी हो जाती है, ये क्या करते हैं, शिकार पे निकल जाते हैं, अपने बॉडी के दूसरे फंक्शन करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल तुम सुबह सुबह काम पे जाते हो तो पहले पेट्रोल भरवाते हो, फिर उसके बाद अपने पूरे दिन के काम निपटाते हो, और जब तुम एंड में रात में घर में आ रहे होते हो तो पेट्रोल ऑलमोस्ट क्या होता है, ई पर होता है, यानी खत्म होने वाला होता है। वो इंडिकेशन होता है कि या तो नया पेट्रोल डलवा लो या फिर इस गाड़ी को खड़ा कर दो, ठीक है, वरना पेट्रोल खत्म हो जाएगा। वैसे ही होता है, पूरे दिन का काम करने के बाद क्या होता है, इनकी बॉडी की हीट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्यों लॉस होती है, क्योंकि जब भी ये बॉडी का कोई काम करते हैं तो इनकी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर, बोलो, हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। उस हाई और लो को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, जो इनकी बॉडी में इन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी है ना, उससे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो एंजाइम सही से वर्क करेंगे, और एंजाइम सही से वर्क करेंगे तो आसानी से शिकार वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे धीरे धीरे क्या होता है, इनकी बॉडी की हीट क्या हो जाती है, लॉस होने लग जाती है। एंड फाइनली एक ऐसा टाइम आता है जब इनकी बॉडी क्या करती है, इन्हें एक साइन देती है कि भैया अब हीट लॉस हो चुकी है। अभी ये कहाँ चले जाते हैं, अपने अपने बिल में जाकर छुप जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में रात के टाइम जब इनकी बॉडी में कम हीट होती है तो ये कम एक्टिविटीज करते हैं, यानी बिल्कुल ना के बराबर एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर अगर कोई भी इनकी बॉडी को छूता है तो ये रिस्पॉन्स नहीं करते,
और उस कंडीशन में अगर इन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया तो इनकी हीट लॉस क्या हो जाएगी। मान लो कोई तुम्हारा फोन छीन के एकदम से भागा, तुम्हारी बाइक में बिल्कुल जीरो पेट्रोल था, तुम उसके पीछे भागे, पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया, फोन तो गया, ऊपर से बाइक खींच के लानी पड़ेगी, वो अलग। सबसे बड़ा अजाब होता है कि रात में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम बाइक खींच के ला रहे हो, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। तो वैसे ही कि मतलब इसे किसी ने छेड़ा आकर, तो ये उसे रिस्पॉन्स नहीं करते। क्यों रिस्पॉन्स नहीं करते, क्यों बोलो, हीट लॉस हो जाएगा तो इनकी क्या चली जाएगी, जान चली जाएगी। सो दैट्स हाउ दे मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय द बिहेवियरल मीन्स। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज बास्किंग। क्या बोलते हैं इसे, बास्किंग। सुबह सुबह सन बाथ लेना इज नोन एज बास्किंग, ठीक है। तो लिखो डेजर्ट लिजर्ड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय बिहेवियरल मीन्स, दैट इज बास्किंग, ठीक है। ठंड की रातों में आलम यहाँ तक पहुंच जाता है कि इनकी बॉडी की मतलब जो हीट होती है वो इतनी ज्यादा लॉस हो जाती है कि इनकी बॉडी एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। इसीलिए तुमने देखा होगा ये जो ट्रेंड वो होते हैं, एलिगेटर होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है, इनके मुंह में हाथ डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें डार्क कमरे में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, डार्क कमरे में, डार्क एरिया में रखा जाता है जहां पर कम सनलाइट होती है। तो जब इन्हें खेल के लिए लाया जाता है ना, उस टाइम पर इनकी बॉडी में, मतलब जब इन्हें प्ले के लिए लाया जाता है उस टाइम पर इनकी बॉडी में क्या होती है, कम हीट होती है, तो इसलिए एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते, ठीक है, और आराम से मुंह खोल के खड़े होते हैं। उसमें वो आसानी से क्या कर देते हैं, हाथ डाल देते हैं, डंडा डाल देते हैं, अपना मुंह डाल देते हैं, और वो बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, मुंह खोलकर बास्किंग कर रहे होते हैं। और कभी कभी जब बास्किंग अच्छे से हो जाती है तो ढक्कन बंद भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी, बोलो, अडेप्टेशंस। यही अडेप्टेशंस पढ़नी थी। एक बार सारी की सारी अडेप्टेशन